गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी जीवन। तो आज का जो सेशन होगा बहुत ही शानदार होगा एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से। एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हर बार इससे लगभग 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 6 से 7 मार्क कवर करने वाला ये जो चैप्टर है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको मार्क स्कोर करने में। इससे ज़्यादातर न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट डेफिनेशंस भी 1-2 पूछे जाते हैं। और इस पूरे क्लास को एक रिवीजन की तरह इसको लेकर हम चलेंगे कम समय में, ताकि आप ज़्यादा गेन कर सके। और बेसिक टू एडवांस मतलब कि इससे आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें वैद्युत रसायन क्या होता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मतलब कि यह भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या हो कि वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए और उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन हो जाए। तो ज्यादातर केसेस में क्या होते हैं, ये विलयन में होते हैं। मतलब कोई विलयन हो, उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए और उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन हो जाए। तो जिस शाखा के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है उसको वैद्युत रसायन बोलते हैं। एक बार रिपीट करते हैं कि वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई रासायनिक परिवर्तन होने वाला जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या वैद्युत रसायन कहलाता है। चलिए एक एक करके इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत चालक या वैद्युत चालक। तो इसको ध्यान में रखते हुए देखेंगे वैद्युत चालक। अब चालक क्या होते हैं या वैद्युत चालक क्या होते हैं, आप इसको पहले से पढ़ के आए हैं। चालक क्या होते हैं, जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो। क्या हो, जिसमें वैद्युत का प्रवाह, राइटिंग थोड़ा सा पुअर है तो उस पे आप जो है फोकस नहीं करेंगे। जिसमें वैद्युत का प्रवाह आसानी से हो, चालक कहलाते हैं। अब देखो, अध्ययन की सुविधा के लिए हिसाब से जो है वैद्युत चालक को दो मेन पार्ट में डिवाइड किया गया है। दो मेन पार्ट कौन कौन से होंगे, देखिएगा। एक हो जाएगा आपका जो है इसमें धात्विक चालक, धात्विक चालक। और जो दूसरा हो जाएगा वैद्युत अपघटनी चालक, वैद्युत अपघटनी चालक। इसी को नाम देते हैं वैद्युत अपघट्य भी, वैद्युत अपघट्य भी इसी को नाम देते हैं। चलिए एक एक करके जो है इसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे धात्विक चालक के विषय में। जैसा कि नाम से आपको स्पष्ट हो रहा होगा, धात्विक चालक का मतलब क्या है, ऐसे चालक जो धातुओं में होती है। मतलब विद्युत धारा का प्रवाह अगर धातुओं में होता है तो वो धात्विक चालक के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें जो वैद्युत धारा का प्रवाह होता है किसके माध्यम से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के माध्यम से वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। दूसरा देखेंगे, इसमें क्या होगा कि जब भी वैद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। अभी इसको हम डिटेल में समझते हैं। रासायनिक परिवर्तन, इसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। पहले एग्जाम्पल इसका देख लें तब क्लियर करें। जैसे हो गया कापर, जैसे कापर हो गया, और आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, ये सभी क्या है, धात्विक चालक के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब ध्यान देने वाली जो सबसे बात है कि इसमें रासायनिक परिवर्तन ना होने का मतलब क्या है कि अगर कॉपर में कोई विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, कॉपर का वायर है, आयरन का वायर है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हम कर रहे हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कॉपर किसी अन्य धातु में चेंज हो जाएगा। मतलब कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। ये कॉपर है तो कॉपर ही रहेगा। आइए अब बात कर लेते हैं वैद्युत अपघटनी चालक के विषय में, जिसको हम क्या नाम देते हैं, वैद्युत अपघट्य भी नाम देते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, किसके माध्यम से होता है वैद्युत धारा का प्रवाह, तो आयनों के माध्यम से होता है। वैद्युत धारा का प्रवाह किसके माध्यम से होता है, आयनों के माध्यम से, जो प्लस या माइनस आयन हो सकते हैं। दूसरा क्या है, इसमें जो रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन होता है, इसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है जब भी वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो ये ध्यान में रखना है, रासायनिक परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल में देख लें, जैसे H2O है, अभी इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है H प्लस OH माइनस आयनों में। अब वैद्युत अपघट्य है तो वैद्युत अपघट्य तीन प्रकार के होते हैं, मतलब एसिड, बेस और साल्ट। कहने का मतलब है कि अम्ल, क्षार और
लवण जो वैद्युत अपघट्य का कार्य करते हैं। चलिए वैद्युत अपघट्य को कितने भागों में बांटा गया है अगले पेज पे इसको देखते हैं। तो वैद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट, वैद्युत अपघट्य को मुख्य रूप से इसको बांटा गया है दो भागों में। एक होता है प्रबल वैद्युत अपघट्य, एक होता है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। लेकिन हम डिसाइड कैसे करेंगे कि प्रबल क्यों हो जाता है, दुर्बल क्यों हो जाता है? तो सबसे पहले जैसे कि कोई प्रबल अम्ल लें, प्रबल क्षार लें, दुर्बल अम्ल लें, दुर्बल क्षार लें, तो अगर इसे जल या किसी विलायक में घोला जाए, जो इसकी आयनन हो, इसका आयनाइजेशन हो, अगर वह ज्यादा होता है, मतलब आयनन की मात्रा डिसाइड करती है कि ये प्रबल होगा कि दुर्बल। आयनन की मात्रा को रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा से। आयनन की मात्रा का जो सूत्र होता है वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या, सॉरी पहले वियोजित अणुओं की संख्या, कितने अणु टूट रहे हैं, वियोजित अणुओं की संख्या और वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या, वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। यहाँ से थोड़ा ध्यान देंगे आप। अब ध्यान से देखें, जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, मान लो हमने क्या लिया, एक पात्र में जो है कोई विलायक रख दिया, ठीक, विलायक मान लो जल है। अब इसमें हम NaCl को इसमें हम मान लो NaCl के हमने कितने अणु लिए, 100 अणु लिए हैं, 100 अणु NaCl के लिए हैं, जो कि हम इसमें घोल रहे हैं, ठीक है। अब घोलने के बाद हमें क्या मिलता है कि NaCl के जो अणु हैं वो अपने आयनों में टूटेंगे, Na+Cl- में। मान लीजिए कि 98 अणु जो है वो टूटे Na+ और Cl- में। अब अगर हमको निकालना होगा इस फार्मूले के हिसाब से, तो हमें क्या मिलेगा, वियोजित अणुओं की संख्या कितना हो गई, मतलब कितना आयनों में टूटा, वो हो जाएगा 98, 98, ठीक। और इसके पहले कितना लिया गया था, 100 लिया गया था, तो 98/100 हो जाएगा 0.98। अब प्रबलता और दुर्बलता इसी से मापी जाती है कि अल्फा अगर 1 या 1 के बराबर हो तो वो क्या हो जाएगा, जो है प्रबल, चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो। अगर काफी कम हो 1 से, मतलब 1 से ज्यादा तो कभी हो नहीं सकता, इसके पीछे रीजन ये है कि अगर 100 लिए गए हैं और कंप्लीट टूट जाएंगे तो उतने बटे उतने 100/100 होगा, तो एक ही आएगा। तो 1 के बराबर या 1 के लगभग जो बराबर होते हैं आयनन की मात्रा, वो प्रबल जो है वैद्युत अपघट्य के अंतर्गत आ जाते हैं। अगर उससे काफी कम होते हैं तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। अब हमने क्या होता है कि इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है, पहला है प्रबल वैद्युत अपघट्य, प्रबल वैद्युत अपघट्य, और दूसरा क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। चलिए इसको क्लियर समझते हैं। अब प्रबल वैद्युत अपघट्य में क्या क्या हो सकते हैं, इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, या तो प्रबल अम्ल होगा या तो प्रबल क्षार होगा। तो इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। इसी तरह इसको भी दो भागों में बांटा जा सकता है, सेम दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। अब प्रबल अम्ल क्या होगा, अब प्रबल अम्ल के अंतर्गत जैसे HCl आ गया, HCl कंप्लीट आयनाइजेशन होता है लगभग लगभग H++Cl- में, तो प्रबल अम्ल हो जाएगा। और कुछ इसके अम्ल क्या होते हैं, जो किसी जल या विलायक में घोलने पर H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो और कोई एग्जाम्पल, H2SO4 आ जाएगा। और एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं, HNO3 इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब प्रबल क्षार क्या होगा, जो जल या किसी विलायक में घोलने पर OH- आयन लगभग देते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसमें क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएगा,
KOH हो जाएगा, ये सभी KCl ये सभी जो है इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन दोनों का अल्फा का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम होने का मतलब लगभग 1 के बराबर होगा, तो ये हो जाएंगे। अब आइए बात करते हैं दुर्बल अम्ल के विषय में। तो दुर्बल अम्ल के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि CH3COOH इसके अंतर्गत आ जाएगा, H2CO3 H2CO3 आ जाएगा। और यहाँ अगर बात करें दुर्बल क्षार के विषय में, तो जैसे NH4OH इसके अंतर्गत आ जाएगा। आइए देखते हैं विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं। विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। तो विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो होगा विद्युत अपघट्य की प्रकृति। विद्युत अपघट्य की प्रकृति, इसका नेचर भी डिफाइन करता है कि जो है कि कैसा होगा। अब बहुत सिंपल लैंग्वेज में देखें कि अगर विद्युत अपघट्य प्रबल विद्युत अपघट्य होगा तब, तो प्रबल विद्युत अपघट्य में अभी हमने इसके पहले बात किया, क्या हो जाएगा, अल्फा का मान मैक्सिमम होगा, मतलब आयनाइजेशन अधिकतम होगा। अगर आयनाइजेशन अधिकतम होगा तो विद्युत चालकता भी मैक्सिमम होगी। अब एग्जाम्पल में इसमें बताया ही गया था, जैसे कि HCl आ सकता है, H2SO4 आ सकता है, HNO3 आ सकता है। इन सब का क्या होता है, आयनाइजेशन मैक्सिमम होता है। और आयनाइजेशन डिफाइन करता है कि विद्युत चालकता कैसा होगा, ज्यादा होगा कि कम। तो ज्यादा होने के लिए क्या है कि अगर प्रबल विद्युत अपघट्य लिया जाएगा तो अल्फा मैक्स होगा। अगर अल्फा मैक्स होगा तो इसमें विद्युत चालकता अधिकतम होगी। दुर्बल लिया जाएगा तो अल्फा लेस होगा, मतलब आयनन की मात्रा कम होगी, और आयनन की मात्रा कम होगी तो विद्युत चालकता घटेगी। चलिए सेकंड पॉइंट इसको देखते हैं। दूसरा पॉइंट देखिएगा कि विलायक की प्रकृति पर, विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। विलायक की प्रकृति को भी ध्यान में रखिएगा। अब विलायक की प्रकृति दो प्रकार से हो सकती है। पहला जो है वो ध्रुवीय हो सकता है या अध्रुवीय हो सकता है। विलायक कैसा हो सकता है, ध्रुवीय। ध्रुवीय होने का मतलब कि ये आसानी से आयनों में तोड़ने वाला हो, ठीक है, मतलब विलायक का काम करे। ध्रुवीय विलायक में क्या होते हैं, अल्फा का मान मैक्सिमम होता है। अल्फा का मान मैक्सिमम होने का मतलब ये कंप्लीट आयनाइजेशन करने का प्रयास करते हैं। अगर ये कंप्लीट आयनाइजेशन करने का प्रयास करेंगे और आयनाइजेशन ठीक ठाक हो जाएगा तो उसकी विद्युत चालकता मैक्सिमम होगी, अधिकतम होगी। अगर दूसरा अध्रुवीय है, नॉन पोलर है, अध्रुवीय विलायक ले लिया जाए, अध्रुवीय विलायक, तो इसमें क्या होगा, अल्फा का मान लेस होगा। अब अल्फा का मान कम होने का मतलब क्या है, विद्युत चालकता घटेगी, इसमें बढ़ेगी और इसमें कम होगी विद्युत चालकता। थर्ड पॉइंट लेते हैं, तीसरा पॉइंट देखिएगा। तीसरा पॉइंट है तनुता। तनुता का मतलब डाइल्यूशन। अब तनुता बढ़ाने पर, यहां से समझें, तनुता को अगर इंक्रीज किया जाए, तनुता का मतलब क्या होता है पहले आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। तनुता का मतलब होता है, सॉरी, तनुता का मतलब होता है कि जैसे जैसे विलायक में जो है जैसे जैसे विलयन में विलायक की मात्रा बढ़े तो उसकी तनुता बढ़ती है। अब जब विलायक की मात्रा बढ़ेगी तो आयनाइजेशन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि उसके पास, जैसे कि अभी हम यहाँ से आप समझिए, यहाँ पर हमने एक विलयन लिया है, ठीक है, और इसमें हमने HCl को घोला है। अब HCl को जैसे जल में हमने घोला है, अब अगर जो है विलायक बहुत कम लिए हैं तो कंप्लीट आयनाइजेशन होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि स्पेस नहीं होगा, जल के मॉलिक्यूल उतने नहीं होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल। अगर हम इसमें जल और बढ़ाते जाएंगे, इससे भरपूर स्पेस मिलेगा और जो है उसके साथ कोलिजन करने का टाइम मिलेगा जल के अणुओं के साथ, तो ये कंप्लीट आयनाइजेशन देने का प्रयास करेगा। तो अगर तनुता बढ़ाई जाएगी तो अल्फा क्या होगा,
मतलब आयनन की मात्रा क्या होगी, अधिकतम होगी, और तनुता बढ़ाने पर अल्फा मैक्सिमम होगा, तो चालकता भी मैक्सिमम होगी, विद्युत चालकता भी अधिकतम होगी। तो तनुता बढ़ाने पर विद्युत चालकता बढ़ जाती है। आइए अगला जो पॉइंट है उसको देख लेते हैं। ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, टेम्परेचर विद्युत चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। एक चीज तो है कि जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाए, अभी कोई चीज कोई चीज किसी जो है विलायक में आप घोले, नॉर्मली नहीं घुल रहा हो, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो आसानी से घुल जाता है, मतलब उसका आयनाइजेशन, उसके बीच का बॉन्ड टूट जाता है, और उसके बीच के बंध जब कमजोर होते हैं तो ताप बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, अल्फा मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब कि आयनाइजेशन की मात्रा बढ़ जाएगी, और आयनाइजेशन की मात्रा बढ़ने का मतलब क्या है, वैद्युत चालकता बढ़ जाएगी। तो वैद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ती है। क्वेश्चन ऐसे करके आपको दे सकता है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा वैद्युत रासायनिक सेल। बहुत बेहतरीन, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से। वैद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं, इस पर हम बात करेंगे। जैसे कि नाम से आपको काफी हद तक स्पष्ट हो रहा होगा, वैद्युत रासायनिक सेल क्या है, एक ऐसी युक्ति है जो इसको रासायनिक ऊर्जा को जो रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्या है, एक ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है, उसी को नाम देते हैं वैद्युत रासायनिक सेल। डेफिनेशन शायद आप यहाँ से लिख सकते हैं कि एक ऐसी युक्ति, एक ऐसा मेथड जिसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, वो सेल वैद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। अब इसमें देखो दो प्रकार की क्रिया होती है, एक रिडक्शन की प्रोसेस होती है, साथ ही साथ दोनों चलती हैं। एक रिडक्शन की प्रोसेस होती है, रिडक्शन मतलब अपचयन, इसकी प्रोसेस होती है, और दूसरा क्या होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, ऑक्सीकरण का प्रोसेस इसको बोलते हैं। ये दोनों प्रोसेस साथ साथ चलते हैं, इसलिए बोलते हैं इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है, तो बोल देते हैं कि इसमें रेडॉक्स प्रोसेस हो रहा है। अब आइए इसकी कार्यविधि को देखते हैं कि रेडॉक्स प्रोसेस कैसे होते हैं, दो अर्ध सेल कैसे बनाए जाते हैं, और एक कंप्लीट सेल कैसे किया जाता है। देखिएगा इसकी कार्यविधि, मैकेनिज्म इसका देखिएगा, कार्य विधि, यही जो है इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हमें कंप्लीट सेल बनाने के लिए दो अर्ध सेलों को बनाने की आवश्यकता होगी। चलिए यहाँ पर हम जो है बनाकर दिखाने का प्रयास करते हैं। हमने दो पात्र लिया, इसमें क्या किया, एक में हमने जो है विलयन भर लिया, किसका, ZnSO4 का। इसमें जो विलयन हमने लिया वो किसका है, ZnSO4 का विलयन इसमें भर लिया, और इसमें हमने भर लिया CuSO4 का विलयन, CuSO4 का विलयन। और जो विलयन हम भरते हैं उसमें उसी का जो है क्षण डिप कर देते हैं, यहाँ पर देखिएगा, और यहाँ पर भी हमने क्षण को डिप किया। ये क्षण किसका होगा, कॉपर का होगा, Cu की क्षण हम लिख देते हैं, Cu की क्षण, और ये हो जाएगा जिंक की क्षण, जिंक की क्षण। जिंक की क्षण। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या होगा, इसको जो है हम एक वायर के माध्यम से कनेक्ट कर देते हैं, इसको हम जो है एक वायर के माध्यम से कनेक्ट कर देते हैं, और इस साथ ही साथ यहाँ पर हम जो है यहाँ से यहाँ इसको हमने कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर हम एक जो है लगा देते हैं कोई भी मीटर, जिससे पता चले कि ये जो है विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। ये दोनों क्या है, अर्ध सेल है, एक कॉपर सल्फेट का विलयन है, जिंक सल्फेट का विलयन में जिंक की क्षण डिप किए हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की क्षण को हमने डिप किया है, और उन्हें एक वायर के माध्यम से जोड़ देते हैं। काफी देर तक जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो हमें एक चीज देखने को मिलती है, एक चीज क्या देखने को मिलती है, यहाँ पर जो है इसकी मोटाई बढ़ जाती है,
और इसमें क्या होता है कि ये थोड़ी सी राड जो है पतली हो जाती है जितना डूबी हुई होती है। अब जो इम्पोर्टेंट है, इसमें दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे कि जेडीएन क्या करता है, जेडीएन जेडीएन 2 प्लस में कन्वर्ट होता है और 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ पर जो है जाती है। और इसमें क्या होगा, इसको बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो कौन सी अक्रिया होती है, ऑक्सीकरण की होती है। तो ऑक्सीकरण अक्रिया इसमें देखने को मिलती है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है Cu क्या करता है, Cu2 प्लस जो यहाँ पर आयन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है और कन्वर्ट हो जाती है Cu यानी कॉपर धातु में। अब जो इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जा रहे हैं और इससे इलेक्ट्रॉन जो है होता हुआ, इलेक्ट्रॉन इस तरफ से यहाँ पर होता हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचता है। अब यहाँ पर माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन तो माइनस ही होगा। माइनस क्या है, कॉपर को अट्रैक्ट करता है। जो कॉपर आयन इस विलयन में घुला हुआ है इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये कॉपर इलेक्ट्रॉन के साथ जो है मिलकर कॉपर धातु बनाती है और कॉपर धातु यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है। अब यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है तो इस छड़ की मोटाई बढ़ जाती है, और जब छड़ की मोटाई बढ़ जाती है तो इससे पता चलता है कि इसमें जो है अपचयन की अक्रिया हो रही है। तो इसको देखकर भी ये पता लगाया जा सकता है कि इसमें कैसी अक्रिया हो रही है, अपचयन की अक्रिया हो रही है। लेकिन अगर यही प्रक्रिया कंटिन्यूअस होता रहे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आते रहे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ लगातार ऐसे आते रहे, तो एक टाइम के बाद क्या होगा कि यहाँ पर माइनस की कमी होगी, मतलब कि प्लस की अधिकता हो जाएगी। और जब प्लस की अधिकता होगी तो ये क्या करेंगे, ये इसको जो है खींचने का प्रयास करेंगे। प्लस की अधिकता होने पर क्या होंगे कि ये इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं जाने देंगे और कुछ समय के बाद प्रोसेस या प्रक्रिया पूरी तरह से रुक जाएगी। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर अगर आप देखें कि यहाँ पर लगातार माइनस की वृद्धि हो रही है, माइनस की वृद्धि होने पर क्या होगा कि कुछ देर के बाद यहाँ पर माइनस माइनस की संख्या बढ़ जाएगी। और जब माइनस की संख्या बढ़ जाएगी तो इधर से आने वाले इलेक्ट्रॉन जो कि माइनस चार्ज के होते हैं, ये माइनस माइनस रिपल्सन करेंगे और मतलब कुछ देर के बाद विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाएगा। इस विद्युत धारा के प्रवाह को कंटिन्यूअस बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, एक जो है साल्ट ब्रिज लगाते हैं। एक साल्ट ब्रिज लगाते हैं जो आयनों को उदासीन कर सके। यहां से हमने लगा दिया एक साल्ट ब्रिज। देखिएगा ये जो है KCl का साल्ट ब्रिज, इसमें KCl भरा होता है, इसको बोलते हैं लवण सेतु। अब लवण सेतु का काम क्या होता है, लवण सेतु का काम क्या होता है, देखिएगा लवण सेतु का जो इंपॉर्टेंट काम होता है, ये आंतरिक सेल परिपथ को पूर्ण करता है। आंतरिक सेल परिपथ को क्या करता है, पूर्ण करता है। पहला काम इसका हो जाता है। और दूसरा काम क्या होता है, देखिएगा दूसरा काम होता है कि विद्युत अपघट्य को उदासीन, विद्युत अपघट्य को उदासीन करना। ये दो इंपॉर्टेंट काम इसका हो जाता है। एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, देखिएगा कैसे हम पता करते हैं कि इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, कैसे। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ से यहाँ जा रही है, तो एक मतलब है इलेक्ट्रॉन की दिशा इस तरफ से इस तरफ है, तो विद्युत धारा की दिशा हमेशा ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत विपरीत होती है। तो विद्युत धारा क्या होगी, विद्युत धारा किस तरफ जाएगी, इस तरफ से विद्युत धारा का प्रवाह इस तरफ होगा। तो इलेक्ट्रॉनों की दिशा के जस्ट विपरीत विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो हमने क्या बताया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लगातार यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन लगातार बाहर निकलेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पर प्लस का चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल रहे हैं, प्लस का चार्ज बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों को बाहर नहीं जाने देंगे, उनके बीच क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। और यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा कि लगातार माइनस की संख्या बढ़ती जाएगी, तो माइनस आने वाले माइनस को जो है आने वाले इलेक्ट्रॉन को ये प्रतिकर्षित करेंगे। इससे क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाएगा। और विद्युत धारा का प्रवाह कंटिन्यूअस बनाए रखने के लिए एक हम लगाते हैं साल्ट ब्रिज या लवण सेतु बोलते हैं, ताकि ये आंतरिक रूप से विद्युत परिपथ को पूर्ण करे और विद्युत अपघट्य को उदासीन करे। अब निरूपण कैसे किया जाता है, बहुत ट्रिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप याद रखेंगे। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर क्या होते हैं, जिंक की छड़ जो है, जिंक की छड़ से इलेक्ट्रॉन लगातार निकलते हैं। तो जिंक की छड़ कैसा जो है चार्ज रखता है, माइनस, इसको बोलते हैं ऋणात्मक जो है, और कॉपर धनात्मक।
क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, हम याद रखते हैं लोन, LOAN, इससे याद रखेंगे। अगर लोन से आप याद रखेंगे, इससे आप क्लियर रहेंगे। देखें कैसे। लोन का मतलब क्या है, यल बराबर होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यही इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। उसमें कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीडेशन की, यानी ऑक्सीकरण की प्रोसेस उसमें होती है, ऑक्सीकरण की। और वो क्षण किसका कहलाएगा, तो ये क्षण किसका हो जाता है, एनोड का क्षण हो जाता है। ये ध्यान में रखेंगे, तो वो क्षण हो जाएगा एनोड का। और उसमें कौन सा चार्ज होगा, अभी हमने आपको बताया कि माइनस चार्ज होगा, यानी निगेटिव चार्ज उस पे होता है। तो लोन से आप याद रखेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, और एनोड की क्षण होती है, उस पे चार्ज निगेटिव होता है। अब कैसे निरूपण करते हैं, इसको हम देख लेते हैं। निरूपण कैसे किया जाता है, देखिएगा। अब इसी का जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन है तो रिडक्शन हो जाएगा। और साथ ही साथ क्या है, एनोड है तो कैसा, ये क्षण कैसा हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा, कैथोड का काम करेगा। और निगेटिव की जगह पर ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, निरूपण कैसे किया जाता है। निरूपण बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो निरूपण करते समय सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है कि हम एनोड को सबसे पहले लिखते हैं। एनोड के बाद एक ब्रिज लगाते हैं, इसको ब्रिज बोलते हैं। और इसको बोलते हैं, इसके बाद हम लिखते हैं एनोड इलेक्ट्रोलाइट को, एनोड इलेक्ट्रोलाइट को। एनोड इलेक्ट्रोलाइट का मतलब एनोड का आयन। इसके बाद साल्ट ब्रिज का चिन्ह लगाते हैं ऐसे। और फिर लिखते हैं कैथोड इलेक्ट्रोलाइट, कैथोड इलेक्ट्रोलाइट। और लास्ट में फिर ब्रिज का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे कैथोड को। चलिए एक इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसका और इसका मिलाकर। तो सबसे पहले हमें एनोड को लिखना होगा। तो एनोड को लिखने के लिए हम जानते हैं कि इसमें एनोड का काम कौन कर रहा है, इसमें एनोड का काम कर रहा है जिंक। तो सबसे पहले जिंक को लिखेंगे, साल्ट भी लगाएंगे। एनोड इलेक्ट्रोलाइट मतलब जिंक आयन, तो Zn2+। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Zn2+। फिर साल्ट ब्रिज लगाएंगे। कैथोड इलेक्ट्रोलाइट मतलब कैथोड आयन, कैथोड आयन क्या होगा, Cu2+। और फाइनली ब्रिज लगाएंगे और कैथोड को लिखेंगे, कैथोड का मतलब Cu। तो ये हो गया इसका निरूपण। इस तरीके से निरूपण किया जाता है। अब इसके बाद जो टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रोड विभव, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा नेक्स्ट में, जो है अगली वीडियो के माध्यम से इसको हम कवर अप करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।